नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, पूरी दुनिया जब क्वांटम रडार के ख्याली पुलाव पका रही थी, तब भारत ने गुपचुप तरीके से फोटोनिक रडार का ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो अब दुनिया को हैरान कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, आखिर डीआरडीओ का ये एक सीक्रेट आविष्कार चाइना के अरबों डॉलर के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स को रातों रात कैसे कबाड़ के अंदर तब्दील कर देगा। बिना कोई रडार सिग्नल छोड़े हवा में पूरी तरह से खामोश रह करके भी भारतीय सेना तिब्बत में बैठे चाइनीज कमांडर्स की हर एक गुप्त चाल को कैसे डिकोड कर रही है। एलएसी पर बिछाया गया भारत का वो अदृश्य जाल क्या है जिसने चाइना की रातों की नींद उड़ा दी है। चाइना के सबसे ताकतवर जासूसी सैटेलाइट्स भी दिन रात करके हिमालय के अंदर क्या खोज रहे थे। और दोस्तों, पहाड़ों का सीना चीर करके जमीन के सैकड़ों फीट नीचे भारत ने ऐसा कौन सा अंडरग्राउंड चक्रव्यूह रच दिया है जहां से चाइना पर सबसे घातक पलटवार की तैयारी चल रही है। क्या होगा अगर आज रात चाइना लद्दाख में कोई मिसाइल दागने की जरूरत करे। कैसे भारत का सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि IACCS बिना किसी इंसानी आदेश के महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर चाइना के एयरबेसेस की तरफ ड्रोन्स का झुंड और ब्रह्मोस मिसाइलें मोड़ देगा। दोस्तों, गलवान के बाद में ऐसा क्या हुआ है कि चाइना का ऊंचाई का फायदा उसी के लिए सबसे बड़ी मौत का कुआं बन गया है। अंतरिक्ष में भारत की तीसरी आंख कार्टोसैट और जमीन के माउंटेन रडार्स के बीच में आखिर वो कौन सा खौफनाक कनेक्शन जुड़ गया है जिस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार जेमिंग के ऊपर चाइना दुनिया भर के अंदर उछला करता था, उसे भारत ने कैसे हमेशा के लिए पंगु बना दिया है। दोस्तों, डिफेंस से ऑफेंस तक भारत की रणनीति में ऐसा क्या खूंखार बदलाव आया है कि अब अगर चाइना ने एक गोली भी चलाई तो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स और पिनाका सिस्टम केवल 44 सेकंड के अंदर तिब्बत के अंदर घुस करके क्या तबाही मचाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर तलाशने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक ऐसे आक्रामक और टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर भारत का वो ब्लूप्रिंट है जिसे दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बेहद खामोशी से तैयार किया गया है। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। 2020 की गलवान घाटी की घटना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। उस वक्त तक चाइना को लगता था कि तिब्बत के पठार पर अपनी भौगोलिक ऊंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर वो भारत को डरा सकता है। लेकिन दोस्तों, गलवान ने भारत के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया है। इसके बाद भारत ने अपनी रणनीति को 180 डिग्री घुमा दिया है। अब फोकस सिर्फ बॉर्डर पर सैनिकों की गश्त बढ़ाने या राइफल लेकर के खड़े रहने का नहीं है। अब फोकस है टेक्नोलॉजिकली एसिमेट्री को खत्म करने पर। दोस्तों, भारत अब एक ऐसा मल्टी लेयर्ड सेंसर आर्किटेक्चर बना रहा है जो जमीन, आसमान, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम हर जगह पर चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA को ट्रैक कर रहा है। दोस्तों, इसे कहते हैं टोटल वॉर प्रिपेयर्डनेस। एक ऐसा खुफिया और मारक जाल जिसे भेद पाना अब चाइनीज जनरल्स के बस की बात नहीं है। दोस्तों, इस पूरे जाल की शुरुआत होती है सीधे अंतरिक्ष से। हिमालय के ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हमेशा से रडार के लिए ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट करती हैं। दोस्तों, रडार की तरंगे पहाड़ों के आर पार नहीं जा सकती हैं, जिसका फायदा उठा करके दुश्मन के फाइटर जेट्स या ड्रोन्स घाटियों के बीच से छिप करके उड़ सकते हैं। इसे मिलिट्री भाषा के अंदर टेरेन हगिंग कहा जाता है। इस भौगोलिक कमजोरी को खत्म करने के लिए भारत ने अंतरिक्ष में अपनी तीसरी आंख खोल रखी है। भारत का स्पेस बेस्ड सर्विलांस नेटवर्क इस वक्त दुनिया के सबसे एडवांस नेटवर्क्स के अंदर एक है। इसमें सबसे पहला नाम आता है कार्टोसैट और EOS सीरीज की सैटेलाइट्स का। दोस्तों, कार्टोसैट के कैमरे इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो स्पेस से ज़मीन पर खड़ी किसी भी चाइनीज सैन्य गाड़ी का मॉडल नंबर, बंकरों का कंस्ट्रक्शन और यहाँ तक कि सैनिकों की टुकड़ियों की मूवमेंट को सेंटीमीटर लेवल पर एक्यूरेसी के साथ में देख सकता है। लेकिन दोस्तों, हिमालय के अंदर मौसम हमेशा साफ नहीं रहता। वहाँ घने बादल, बर्फबारी और कोहरा एक आम बात है, जहां नॉर्मल कैमरे अंधे हो जाते हैं। और यहीं पर भारत की रीसेट सीरीज काम में आती है। दोस्तों, रीसेट के अंदर सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि SAR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये रडार बादलों, धुंध और बर्फबारी को चीर करके दिन और रात
दोनों वक्त बिल्कुल साफ तरीके से हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। चाइना अगर खराब मौसम की आड़ के अंदर अपनी तोपें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो रीसेट उसे तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ तस्वीरें लेने की नहीं है, आधुनिक वॉर सिग्नल्स का काम होता है। इसके लिए भारत ने अंतरिक्ष के अंदर इमीसैट तैनात कर रखा है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी कि एलिंट का काम करता है। दोस्तों, चाइना तिब्बत के अंदर चाहे कितने भी गुप्त एयरबेसेस बना ले, वहां से निकलने वाले रेडियो सिग्नल्स, रडार की फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को भारत का इमीसैट स्पेस से ही इंटरसेप्ट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि चाइनीज एयरबेस से किसी फाइटर जेट के टेक ऑफ करने से पहले ही, उसके रडार के ऑन होते ही भारत को पता चल जाता है कि कोई मिशन लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों, इसके साथ ही जीसैट सीरीज के मिलिट्री सैटेलाइट्स भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को एक अनब्रेकेबल रियल टाइम कम्युनिकेशन ग्रिड देते हैं। दोस्तों, लद्दाख की किसी 18,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर बैठा भारतीय कमांडर सीधे अरुणाचल प्रदेश के बेस या फिर दिल्ली के वॉर रूम से बिना किसी नेटवर्क ड्रॉप या जैमिंग के हाई डेफिनेशन डेटा शेयर कर सकता है। अब दोस्तों, स्पेस से थोड़ा नीचे आते हैं और बात करते हैं हवाई दबदबे की। दोस्तों, तिब्बत का प्लेट्यू चाइना को एक नेचुरल हाई एल्टीट्यूड एडवांटेज देता है। इस एडवांटेज को बेअसर करने के लिए भारत ने अपने एयरबोर्न रडार नेटवर्क को बहुत तेजी से एक्सपेंड किया है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी कि अवेक्स सिस्टम्स आसमान में उड़ते हुए रडार होते हैं। भारत का स्वदेशी नेत्रा मार्क 1 फ्लीट जून 2026 में पूरी तरह से ऑपरेशनल होकर के अपनी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस हासिल कर चुका है। इसके साथ ही दोस्तों, इजरायली फॉल्कन अवेक्स भी मौजूद हैं, जो किसी भी मौसम के अंदर 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के किसी भी विमान की हरकत को ट्रैक कर सकते हैं। चाइनीज एयरबेसेस जैसे कि होटान और लहासा गोंगसर से उड़ान भरने वाले किसी भी J-20 या फिर J-10 फाइटर जेट को ये विमान उड़ान भरते ही अपने रडार स्क्रीन पर ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, असली गेम चेंजर है जुलाई 2025 के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा पास किया गया 19,000 करोड़ रुपए का नेत्रा मार्क 2 प्रोजेक्ट। दोस्तों, एयरबस A321 कमर्शियल जेट्स को मॉडिफाई करके बनाए जा रहे इन अवेक्स के अंदर एक बेहद पावरफुल डोर्सल रडार लगा होगा, जो 300 डिग्री का कवरेज देगा। इसके अलावा दोस्तों, इसके नोज एरियाज के अंदर भी एक खास एंटीना होता है। नेत्रा मार्क 2 का सबसे बड़ा फायदा इसकी लुक डाउन कैपेबिलिटी है। जब कोई एयरबोर्न रडार ऊपर से नीचे घाटियों की तरफ देखता है तो उसे जमीन से टकरा करके वापस आने वाले रडार सिग्नेचर्स यानी कि ग्राउंड क्लस्टर्स का सामना करना पड़ता है। इस क्लस्टर के बीच उड़ते हुए विमान के जहाज को पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, नेत्रा मार्क 2 के एडवांस एल्गोरिदम इस क्लस्टर को फिल्टर करके हिमालय की गहरी घाटियों में भी छिप करके उड़ने वाले चाइनीज स्टेल्थ जेट्स या फिर क्रूज मिसाइलों को आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, भारत ने हवा में ही लड़ाकू विमानों के अंदर ईंधन भरने वाले एयर टू एयर रिफ्यूलर विमानों के जरिए भी अपने सुखोई Su-30 MKI और राफेल जेट्स की पहुंच को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो बिना बेस पर लौटे ही घंटों तक LAC के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं। अंतरिक्ष और आसमान के बाद में अब बात करते हैं दोस्तों उस सॉलिड फाउंडेशन की जो जमीन पर तैयार की गई है। दोस्तों, हिमालय की घाटियों के रडार शेडो को पूरी तरह खत्म करने के लिए भारत ने एक मल्टी लेयर्ड माउंटेन रडार नेटवर्क बिछाया है। हाल ही में गुलमर्ग और नागालैंड के अंदर लगाए गए नए माउंटेन रडार्स इसकी शुरुआत पर हैं। गुलमर्ग का रडार लद्दाख और उत्तरी कश्मीर की तरफ आने वाले क्रिटिकल फ्लाइट पाथ्स को कवर करता है, जबकि नागालैंड का सेटअप अरुणाचल प्रदेश की तरफ आने वाले हवाई रास्तों को सिक्योर करता है। दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदरूनी इलाकों के अंदर ऐसे रडार्स की पूरी एक चेन बनाने के ऊपर काम हो रहा है, जिसे पार कर पाना किसी भी हवाई खतरे के लिए इम्पॉसिबल होगा। दोस्तों, इन माउंटेन रडार्स के साथ में अरुधरा और अश्विनी जैसे एडवांस सिस्टम्स भी काम कर रहे हैं। अरुधरा एक मीडियम पावर रडार है जो एक साथ फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों जैसे कि कई फास्ट मूविंग टारगेट्स को मॉनिटर कर सकता है। वहीं अश्विनी आइसा रडार की सबसे बड़ी ताकत इसकी मोबिलिटी है।
अगर एलएसी के किसी खास सेक्टर के अंदर अचानक से टेंशन क्रिएट होती है तो अश्विनी रडार्स यूनिट्स को ट्रकों के ऊपर लोड करके रातों रात उस हॉट स्पॉट पर डिप्लॉय किया जा सकता है, जिससे वहां का सर्विलांस ग्रिड तुरंत मजबूत हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आज के समय के अंदर हाई एल्टीट्यूड डॉग फाइट्स के अंदर ज्यादा खतरा लो फ्लाइंग ड्रोन्स और छोटे हेलीकॉप्टर से है, जो पहाड़ों के बीच से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत ने भरनी और लो लेवल लाइटवेट रडार मार्क II तैनात किए हैं। ये रडार इतने हल्के और पोर्टेबल हैं कि इन्हें भारतीय सैनिक खच्चरों पर लाद करके या खुद बैकपैक के अंदर रख करके 15,000 फीट की हाइट से ज्यादा ऊंचाई वाले दुर्गम पोस्ट के ऊपर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जो बातचीत की है वो उन सिस्टम्स की है जो सिग्नल भेजते हैं और वापस आने वाले सिग्नल से दुश्मन को पकड़ते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर दुश्मन का जहाज स्टेल्थ हो, जो रडार सिग्नल्स को सोख लेता हो या फिर उनको डाइवर्ट कर देता हो? तो यहीं पर एंट्री होती है भारत के उस सीक्रेट वेपन की जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका करके रख दिया है। हम बात कर रहे हैं फोटोनिक रडार की। दोस्तों दुनिया भर के देश और खुद चाइना क्वांटम रडार को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है। क्वांटम रडार को स्टेल्थ डिटेक्शन का फ्यूचर वेपन बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि क्वांटम रडार्स अभी भी सिर्फ लैब्स तक ही सीमित हैं, और इसका कारण है फिजिक्स की वो लिमिटेशंस जिन्हें अभी सुलझाया ही नहीं जा सका है। क्वांटम रडार को काम करने के लिए क्रायोजेनिक टेम्परेचर यानी कि एब्सोल्यूट जीरो के करीब की ठंडक चाहिए होती है। एक सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते और कलाबाजियां खाते हुए और इनके झटके सहते फाइटर जेट के अंदर ऐसा क्रायोजेनिक चेंबर बनाना अभी के लिए इम्पॉसिबल है। इसके अलावा लंबी दूरी तक सिग्नेचर भेजने के लिए जो एनर्जी गैप आता है वो क्वांटम प्रॉपर्टीज को खत्म कर देता है। दोस्तों भारत के डीआरडीओ ने इस इम्प्रैक्टिकल क्वांटम रेस में समय बर्बाद करने के बजाय अपना फोकस फोटोनिक रडार के ऊपर शिफ्ट किया और आज नतीजा दुनिया के सामने है। डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान यानी कि LRDE ने भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार फैब्रिकेट कर दिया है, और ये फाइटर जेट्स के अंदर डिप्लॉयमेंट के बेहद करीब है। जहां पारंपरिक आईसा रडार रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं फोटोनिक रडार लेजर, फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके फायदे दोस्तों इतने भयानक हैं कि चाइना का J-20 स्टेल्थ प्रोग्राम इसके सामने एक मजाक बनकर के रह जाएगा। दोस्तों फोटोनिक रडार का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है इसकी एक्सेप्शनल बैंडविड्थ और लो नॉइस सिग्नल जनरेशन। जब आप लाइट यानी कि लेजर का इस्तेमाल करके सिग्नल जनरेट करते हैं तो आपको जो रेजोल्यूशन मिलता है वो पारंपरिक रडार से कई गुना ज्यादा साफ होता है। हवा में एक साथ उड़ते हुए ड्रोन्स के झुंड को ये रडार एक सिंगल ब्लिप की तरह नहीं बल्कि अलग अलग टारगेट्स की तरह स्क्रीन पर दिखाएगा। और दोस्तों बात जब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की आती है तो कोई भी रडार स्टेल्थ को 100% खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन फोटोनिक आर्किटेक्चर की सिग्नल फिडेलिटी इतनी शार्प होती है कि वो बैकग्राउंड के शोर और एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बारीक रिफ्लेक्शन के बीच का फर्क आसानी से पकड़ लेता है। दोस्तों आसान भाषा के अंदर कहें तो फोटोनिक रडार चाइनीज J-20 फाइटर जेट्स को आसमान में छिपने भी नहीं देगा। इससे भी बड़ा झटका चाइना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी कि EW ऑपरेशंस के लिए है। आज का युद्ध क्षेत्र सोफिस्टिकेटेड जैमिंग सिस्टम से भरा पड़ा है। चाइना को अपनी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कैपेबिलिटीज पर बहुत ज्यादा घमंड रहा है। लेकिन दोस्तों फोटोनिक रडार रेडियो फ्रीक्वेंसीज के अंदर बदलने से पहले सिग्नल्स को ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रोसेस करता है। लाइट को रेडियो जैमर से जैम नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस और भारी जैमिंग वाले माहौल के अंदर भी भारत का फोटोनिक रडार बिना किसी डिस्टरबेंस के अपना काम करता रहेगा और चाइना के जैमर्स पूरी तरह से पंगु बने रहेंगी। दोस्तों डीआरडीओ का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। स्टेशनरी ग्राउंड फैसिलिटीज के ऊपर टेस्ट के बाद में इसे यूएवीज और नेवल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ले जाया जाएगा और फाइनली इसे Su-30 MKI राफेल फाइटर जेट और स्वदेशी तेजस फाइटर जेट्स के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों भारत अब उन गिने चुने देशों के एलिट क्लब के अंदर आ गया है
जिनके पास में मिलिट्री ग्रेड फोटोनिक रडार्स की प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन भारत का सर्विलांस सिर्फ रडार्स तक सीमित नहीं है। भारत ने एलएसी पर द साइलेंट सेंटिनल्स यानी कि पैसिव सर्विलांस का एक अदृश्य जाल भी बिछा दिया है। पैसिव रडार्स वो होते हैं जो खुद कोई सिग्नल एमिट नहीं करते, बल्कि हवा में मौजूद दुश्मन के सिग्नल्स को चुपचाप सुनते हैं। क्योंकि ये रडार्स पूरी तरह से खामोश होते हैं, लिहाजा दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि उसे ट्रैक किया जा रहा है और वो इन रडार्स को निशाना भी नहीं बना सकता है। चाइना का 5th जनरेशन का J-20 या नया J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भले ही एक्स बैंड रडार को चकमा दे दे, लेकिन वो हवा में उड़ते वक्त अपने बेस से कम्युनिकेट करने के लिए जो रेडियो और डेटा लिंक इस्तेमाल करता है, भारत के पैसिव सेंसर्स उसे लपक लेते हैं। स्टेल्थ को हराने का फॉर्मूला यही है कि आपको परफेक्ट लॉक ऑन करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी मौजूदगी का पता चलना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, भारत ने लो फ्रीक्वेंसी VHF रडार्स का बड़ा नेटवर्क लगाया है जो बाय डिजाइन स्टेल्थ शेप्स को डिटेक्ट करने के अंदर माहिर होते हैं। दोस्तों, इन सबसे ऊपर भारत की सिग्नल इंटेलिजेंस यानी कि सिगिंट एजेंसीज जैसे कि NTRO और RO 24 घंटे चाइनीज सेना के कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट कर रही हैं। कौन सा चाइनीज कमांडर किस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर क्या ऑर्डर दे रहा है, ये सब रियल टाइम के अंदर डिकोड किया जा रहा है। अब दोस्तों जरा सोचिए, कार्टोसैट स्पेस से डेटा भेज रहा है, अवेक्स आसमान से स्कैन कर रहा है, माउंटेन रडार्स घाटियों को खंगाल रहे हैं, फोटोनिक रडार्स स्टेल्थ को बेनकाब कर रहे हैं और पैसिव सेंसर्स दुश्मन की बातें सुन रहे हैं। इतने विशाल और अलग अलग तरह के डेटा का कोई भी इंसान अकेले एनालिसिस नहीं कर सकता है और यहीं पर भारत की रक्षा का सबसे खौफनाक और आधुनिक हथियार सामने आता है, जिसे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि IACCS कहा जाता है। दोस्तों, ये सिस्टम भारतीय रक्षा का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। IACCS कोई एक रडार या फिर मिसाइल नहीं है, ये एक सुपर कंप्यूटिंग नेटवर्क है जो स्पेस, स्काई और ग्राउंड से आ रहे तमाम कच्चे डेटा को सेकंड्स के हजारवें हिस्से के अंदर फ्यूज करता है। ये कमांडर्स के सामने हजारों माइल से बैटलफील्ड का एक सिंगल, लाइव और यूनिफाइड 3D मैप पेश करता है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर सबसे खतरनाक एलिमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इंटीग्रेशन। अगर कोई चाइनीज फाइटर जेट तिब्बत से उड़ान भरता है तो IACCS का AI एल्गोरिदम तुरंत उसकी स्पीड, हाइट और डायरेक्शन को एनालाइज करके बता देता है कि उसका टारगेट क्या हो सकता है। दोस्तों, ये सिस्टम इंसान के सोचने से पहले ही तय कर लेते हैं कि उस चाइनीज जेट को गिराने के लिए कौन सा भारतीय एयरबेस सबसे पास है, कौन सी मिसाइल सबसे मुफीद रहेगी और इंटरसेप्शन का रास्ता क्या होगा। दोस्तों, इस सिस्टम ने सेंसर टू शूटर लूप यानी कि खतरा दिखने और उसे तबाह करने के बीच के समय को मिनटों से घटा करके महज कुछ सेकंड्स का कर दिया है। अगर आज रात चाइना कोई मिसाइल दागने की जरूरत करता है तो IACCS का ऑटोमेटेड नेटवर्क बिना किसी कंफ्यूजन के भारत के इंटरसेप्टर्स और काउंटर अटैक ड्रोन्स को तुरंत चाइनीज एयरबेस की तरफ मोड़ देगा। चाइना को एक और बात बहुत ज़्यादा दहशत में डाल रही है और वो है भारत का सीक्रेट और अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, भारत सिर्फ सेंसर नहीं लगा रहा, बल्कि पहाड़ों के सीने में एक पूरी समानांतर मिलिट्री दुनिया बचा रहा है। दोस्तों, चाइनीज मिसाइलों के हमले से अपने फाइटर जेट्स को बचाने के लिए भारत ने फॉरवर्ड एयरबेसेस के ऊपर हार्डेंड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स यानी कि HAS बनाए हैं, जिन पर भारी बमों का भी कोई असर नहीं होता। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने किया है। सेला टनल, अटल टनल और शिंकुला टनल जैसे प्रोजेक्ट्स ने भूगोल को भारत के फेवर में कर दिया है। पहले बर्फबारी के कारण जो इलाके महीनों तक कट जाया करते थे, वहां अब भारतीय सेना साल के 365 दिन किसी भी मौसम के अंदर पहुंच सकती है। और सबसे बड़ी बात, इन सुरंगों के अंदर से होने वाले सैनिकों और हथियारों की मूवमेंट को चाइना अपने किसी भी ताकतवर जासूसी सैटेलाइट से देख नहीं सकता है। चाइना के सैटेलाइट्स हिमालय के ऊपर से गुजरते हैं, उन्हें नीचे सिर्फ पहाड़ दिखाई देते हैं, जबकि पहाड़ के अंदर भारत की तोपें और मिसाइलें अपनी पोजीशन ले रही होती हैं।
इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी और न्योमा जैसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को बड़े फाइटर बेसिस के अंदर तब्दील कर दिया गया है। न्योमा के अंदर 13,700 फीट की हाइट के ऊपर राफेल और सुखोई के उतरने का मतलब है कि अक्साई चीन और तिब्बत के अंदर बैठे चाइनीज सैनिक अब हर वक्त भारतीय फाइटर जेट्स के निशाने पर हैं। दोस्तों, पहाड़ों को काट करके बनाए गए अंडरग्राउंड डिपो के अंदर भारत ने अपनी मिसाइलों, गोला बारूद का ऐसा जखीरा सुरक्षित कर लिया है जिसे चाइना का कोई भी हवाई हमला नष्ट नहीं कर सकता है। निगरानी, रडार्स और अंडरग्राउंड बेसिस तो सिर्फ दुश्मन को देखने और खुद को बचाने का तरीका है, लेकिन अगर चाइना ने कोई हरकत भी की तो उसका विनाश कैसे होगा, इसके लिए दोस्तों भारत ने लिथल काइनेटिक मारक कैपेबिलिटी का जो जाल बुना है वो पीएलए के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे S-400 ट्रायम्फ की। दोस्तों, रसिया से मिले इस दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को एलएसी के पास में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे डिप्लॉय किया गया है। ये 400 किलोमीटर दूर तक हवा में उड़ने वाले किसी भी चाइनीज विमान, क्रूज मिसाइल या ड्रोन को ट्रैक करके उसे चाइना की सीमा के अंदर ही राख कर सकता है। अगर कोई टारगेट S-400 की पकड़ से बच भी निकलता है तो उसके स्वागत के लिए मीडियम रेंज का स्वदेशी आकाश न्यू जनरेशन और इजराइल के साथ में मिलकर के बनाया गया MR सेम तैयार खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, भारत अब सिर्फ डिफेंस पर नहीं रुका है। पहाड़ों के अंदर दुश्मन के मजबूत बंकरों और एयर बेसेस को तबाह करने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी विशेष संस्करण तैनात किया गया है। इस ब्रह्मोस में स्टीव डाइव कैपेबिलिटी है, यानी कि ये पहाड़ के ऊपर से जाकर के अचानक 90 डिग्री नीचे गोता लगाती है और पहाड़ के पीछे छिपे टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। दोस्तों, मैक 3 यानी कि ध्वनि से 3 गुना तेज रफ्तार से आने वाली ब्रह्मोस को रोकने की कोई भी रडार या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी फिलहाल चाइना के पास में मौजूद नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, स्वदेशी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय जो हवा के अंदर अपनी दिशा बदल सकती है, उसे भी तैनात किया जा चुका है। और दोस्तों, अगर तिब्बत के अंदर चाइनीज सेना बड़े पैमाने के ऊपर इकट्ठा होने की कोशिश करती है तो वहां तबाही मचाने के लिए भारत का स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। दोस्तों, पिनाका की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह सिस्टम महज 44 सेकंड के अंदर ही 72 घातक रॉकेट दाग सकता है। 44 सेकंड में ये दुश्मन के पूरे बेस, उनके ट्रकों, टेंट और आर्टिलरी को एक जलते हुए शमशान में तब्दील कर देगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत ने बड़ी संख्या के अंदर स्वदेशी स्वॉर्म ड्रोन्स और कामिकाजे यानी कि आत्मघाती लोइटरिंग म्यूनिशन डेवलप किए हैं। युद्ध की स्थिति के अंदर एक साथ सैकड़ों छोटे ड्रोन्स चाइनीज सीमा के अंदर घुस करके उनके रडार्स और एयरबेसेस के ऊपर टूट पड़ेंगे। इन ड्रोन्स का झुंड इतना बड़ा होता है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सबको गिरा नहीं सकता है। दोस्तों, इन ड्रोन्स का झुंड इतना बड़ा होता है कि कोई भी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ इनको नहीं गिरा सकता। चूंकि भविष्य के युद्ध ड्रोन्स के झुंड से लड़े जाएंगे, लिहाजा भारत ने इसके बचाव की भी तगड़ी तैयारी की है। स्वदेशी इंद्रजाल डोम टेक्नोलॉजी एक ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस शील्ड है जो बड़े इलाके को कवर करती है। दोस्तों, ये सिस्टम अपने आप दुश्मन के ड्रोन्स को पहचान करके उनके संपर्क को जैम कर देता है। इसके अलावा डीआरडीओ खामोशी से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि DEWs पर भी काम कर रहा है और कुछ को डिप्लॉय भी किया जा चुका है। लेजर हथियारों और हाई पावर्ड माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल ये है कि ये दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइलों को बिना किसी गोली के सिर्फ एक लेजर बीम से जला करके खाक कर देते हैं। इसमें प्रति शॉट लागत लगभग 0 होती है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उस पर हमला कहां से हुआ है। दोस्तों, इन तमाम हथियारों और टेक्नोलॉजी से भी बड़ा बदलाव भारत की सैन्य सोच और वॉर डॉक्ट्रिन के अंदर आया है। भारतीय सेना की रणनीति अब डिफेंसिव नहीं है बल्कि ये ऑफेंसिव डिफेंस हो गई है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी कि IBGs का निर्माण। पहले युद्ध की स्थिति में सेना की बड़ी टुकड़ियों को इकट्ठा होने, हथियार जमा करने और बॉर्डर की तरफ मूव करने के अंदर हफ्तों लगे जाया करते थे। अब भारत ने IBGs का ऐसा नेटवर्क बनाया है जो छोटी लेकिन बेहद घातक और आत्मनिर्भर टुकड़ियां होती हैं। एक IBG के अंदर इन्फेंट्री, तोपखाने, एयर डिफेंस यूनिट्स और आर्म्ड व्हीकल्स सब कुछ एक साथ होते हैं। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि महज 12 से लेकर 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस के ऊपर ही ये दुश्मन की सीमा के अंदर घुस करके तगड़ी स्ट्राइक कर सकती हैं।
इसके साथ ही भारत ने विशेष रूप से चाइना से निपटने के लिए माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स यानी कि 17 कॉर्प्स का गठन किया है। दोस्तों, इस कॉर्प्स का काम सिर्फ अपनी सीमा बचाना नहीं है, इसका काम है अगर युद्ध होता है तो सीधे तिब्बत के अंदर घुस करके चाइना की चौकियों, उनके हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कब्जा करना है। दोस्तों, ये डॉक्ट्रिनल बदलाव चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है, क्योंकि चाइना ने कभी नहीं सोचा था कि भारत पहाड़ों के अंदर पलटवार करके उसकी जमीन पर कब्जा करने की रणनीति बनाएगा। लद्दाख की पेंगोंग त्सो लेक, जहां 2020 के अंदर भयंकर विवाद हुआ था, वहां अब गश्त और रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए भारत ने नई, तेज और हथियारों से लैस स्वदेशी फास्ट इंटरसेप्ट बोट्स तैनात कर दी हैं, जो चाइनीज नावों को किसी भी वक्त आउट मैन्यूवर कर सकती हैं। दोस्तों, अगर हम इस पूरी जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री पिक्चर को एक साथ रख करके देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स के अंदर भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को किस आक्रामकता के साथ में डिफेंड कर रहा है। चाइना ने अगर वेस्टर्न थिएटर कमांड को मजबूत करके सोचा था कि वो भारत पर दबाव बना करके उसे एशिया के अंदर बांध देगा, लेकिन भारत ने कूटनीतिक, अर्थशास्त्र और सैन्य शक्ति का जो ब्लेंड तैयार किया है, उसने चाइना की चाल को उसी पर उल्टा कर दिया है। अब दोस्तों, मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं। भारत ने ये जो तैयारियां की हैं, यानी चाइना सोचेगा तब भी हमें भनक लग जाएगी, तो अब इस पे आपका क्या कहना है कि भारत किस तरह से इस मामले में अब बहुत आगे बढ़ चुका है? आप अपनी बात कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।